हेलो दोस्तों, नमस्कार। इन्वेस्टर माइंडसेट इस चैनल में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि इस चैनल पे दी गई सारी इन्फॉर्मेशन सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। हम कोई भी स्टॉक बाय या सेल करने के रिगार्डिंग रिकमेंडेशन नहीं देते। आपको कोई भी स्टॉक अगर बाय और सेल करना है तो आप आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं। तो फिर चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज के इस वीडियो के टॉपिक के बारे में हम जान लेते हैं। बेसिकली हम आज इस पे डिस्कस करने वाले हैं कि ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म में पैसा क्यों नहीं बना पाते। क्या मेन रीजंस होते हैं जिसकी वजह से वो लॉन्ग टर्म में पैसा नहीं बना पाते। अब जब भी रिटेल इन्वेस्टर अगर मार्केट में आते हैं तो वो दो टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग। जो भी इंसान रिटेल इन्वेस्टर जो बेसिक नॉलेज के साथ अगर मार्केट में आते हैं तो उनका पहला एक ही गोल होता है कि शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना, जो कि होता है ट्रेडिंग से। और ट्रेडिंग में कभी भी पैसा नहीं बनता। वो सिर्फ 1 या 2% के लोग ही बना पाते हैं, वो भी ज़्यादातर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट होते हैं। ट्रेडिंग में पैसा बनता है लेकिन शॉर्ट टर्म में बनता है। लेकिन अगर हम प्रॉफिट्स की बात करें एट द एंड ऑफ द ईयर तो वो मेजोरिटी में लॉस मेकिंग ही होती है। सेबी ने भी रिपोर्ट पेश की थी जिसमें 92% जो लोग हैं ट्रेडिंग में लॉस ही कर रहे हैं आउट ऑफ 100। तो फिर आते हैं दूसरे टाइप के लोग जो होते हैं इन्वेस्टमेंट, जो कि ट्रेडिंग में लॉस करने के बाद इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ते हैं। तो वो भी होते हैं। तो उसमें भी दो टाइप आता है। पहला तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एंड दूसरे होते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाले। टर्म इन्वेस्टमेंट वाले इसलिए होते हैं क्योंकि वो बिजनेस के बारे में ज़्यादातर जानते नहीं है, और जो शेयर की प्राइस ऊपर नीचे होती रहती है तो उससे वो डर जाते हैं और फिर मार्केट से बाहर हो जाते हैं। फिर जो हाफ नॉलेज वाले इन्वेस्टर होते हैं वो बोलते हैं कि अगर लॉन्ग टर्म में ही पैसा बनता है तो मैं भले ही स्टॉक की प्राइस 20% नीचे हो जाए, 30% नीचे हो जाए, मैं उस स्टॉक को होल्ड करूंगा और मैं नहीं बेचूं। इस तरफ की अगर सोच लेके अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। अगर उस सोच से अगर हम लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करने जाए तो उसको कहते हैं रिवेंज इन्वेस्टमेंट। रिवेंज इन्वेस्टमेंट ये आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। अगर आप ये सोच लेके जाओगे तो ये सोच आपको एक दिन डुबा देगी। हालांकि मेरी बात आपको कड़वी लग सकती है लेकिन यही सच्चाई है। अगर किसी बिजनेस में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना ही है तो आपको सबसे पहले एक चीज़ एनालिसिस की हम इस वीडियो में प्रोवाइड करेंगे, जो होता है केवाईसी। इसको मैं कहता हूँ के स्टैंड्स फॉर नो, वाई स्टैंड्स फॉर योर, और सी स्टैंड्स फॉर कॉम्पिटिटर। अगर आप किसी भी बिजनेस में जाते हो तो आपको आपके कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं बाजार में ये आपको हमेशा मालूम होना चाहिए। अगर आपको आपके कॉम्पिटिटर्स के बारे में पता ही नहीं है तो आपके कंपनी का स्टॉक जो आप होल्ड कर रहे हो वो जब नीचे गिर जाएगा तब आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपको उसमें एवरेज करना चाहिए या बेच के निकलना चाहिए। तो ये एनालिसिस आप कैसे करें, किस बेसिस पे करें, इसके लिए हम कुछ 5 या 6 एग्जाम्पल लेंगे 6 सेक्टर में। उसके बारे में हम जान लेंगे और इस बेसिस को आप बेस से बनाकर यही स्ट्रैटेजी आप जिस स्टॉक में इन्वेस्ट किए हो उसमें आप यूज़ कर सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं पहले सेक्टर की तरफ, और वो है पेंट सेक्टर। अब हाल ही में अगर हम 6 महीने का ग्राफ देखेंगे पेंट सेक्टर में तो भारी भरकम गिरावट हो चुकी है। और ये गिरावट का रीज़न अगर आप न्यूज़ पढ़ते होगे तो आपको मालूम ही होगा कि ये गिरावट किस लिए हो रही है। अगर आपको नहीं मालूम है तो चलो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो पेंट सेक्टर का नंबर 1 लीडर है जो कि एशियन पेंट है, और फिर आता है सेकेंड नंबर ऑफ लीडर इन पेंट सेक्टर, दैट इज़ बर्जर पेंट। और इन दोनों में 6 महीने से ये जो गिरावट हो रही है, जो गिरावट आपको दिख रही है, उसका रीज़न और कोई नहीं है बल्कि है बिरला ग्रुप की नई कंपनी जिसका नाम है बिरला ओपस, जो पेंट सेक्टर में हाल ही में उतर चुकी है। अब आपको अगर आपने किसी सेक्टर में इन्वेस्ट किया है, फॉर एग्जांपल अगर आप पेंट सेक्टर में इन्वेस्ट किए हो और आपका स्टॉक इतना नीचे गिर जाया गया है तो आपको हमेशा ये देखना चाहिए कि ये जो बिरला ग्रुप की बिरला ओपस है ये किस कंपनी का मार्केट शेयर खा रही है। अगर उस कंपनी का मार्केट शेयर दिन ब दिन लूज होते ही जा रहा है तो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि जैसे ही ये मार्केट सेक्टर गिर रहा है तो उस गिरावट पे ही बेसिस पे आप डिसीजन ले पाओगे कि इस कंपनी में रुकना है या चले जाना है। ये हो गया एक एग्जाम्पल। चलो अब हम दूसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, जो है वायर एंड केबल। अगर आप वायर और केबल के सेक्टर के बारे में देखोगे तो पिछले कुछ 2 हफ्तों में ही बहुत भारी गिरावट हो गई थी वायर और केबल के सेक्टर में, और सारे के सारे शेयर्स वायर और केबल के गिर चुके थे। और ये अगर इन कंपनी में से आपके पास कोई भी कंपनी होगी जैसे कि पॉलीकैब हो गया,
RR केबल, KEI, ये सारे शेयर्स गिर चुके थे। और गिरावट के पीछे का रीज़न और कुछ नहीं बल्कि वही था कि एक नया कॉम्पिटिटर बाजार में उतर रहा है, वो है अल्ट्राटेक सीमेंट। अल्ट्राटेक सीमेंट ने अनाउंसमेंट कर दी थी कि वो वायर एंड केबल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में एंटर कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत बड़े बड़े कंपनीज में भारी भरकम गिरावट हो गई थी। तो अगर आप आपके कॉम्पिटिटर्स को देखोगे कि वो क्या कर रहे हैं और आपके बिजनेस पे अगर वो इम्पैक्ट आ रहा है तो उस बेसिस पे आप डिसीजन ले सकते हो। इसीलिए आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऐसे मतलब ऐसा नहीं कि एक बार पैसा लगा के आपने छोड़ दिया। आपको बार बार उस चीज़ों को ट्रैक करते रहना चाहिए, आपके कॉम्पिटिटर क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, इसके ऊपर आपका ध्यान रहना चाहिए, और क्या उस कॉम्पिटिटर का इम्पैक्ट आपके कंपनी पे आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये आपको हमेशा जानकारी रखनी चाहिए। तो चलिए तीसरे सेक्टर की तरफ हम बढ़ते हैं, जो है इलेक्ट्रिक बस। इलेक्ट्रिक बस में पहले दो ही प्लेयर थे, जो ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक और दूसरा था JBM। अब तीसरे प्लेयर की भी एंट्री हो चुकी है, हालांकि वो कह रहे हैं कि वो कमर्शियल बिजनेस में नहीं एंटर करेंगे, फिलहाल वो उनके बिजनेस पे ही फोकस कर रहे हैं। और वो तीसरे प्लेयर का नाम है इजी ट्रिप प्लानर। ये अगर हम इजी ट्रिप प्लानर के बारे में अगर हम बात करें तो ये बेसिकली इनका फोकस है उनके बिजनेस के लिए 250 रूट्स के अक्रॉस बसेस बनाना, और उसके बाद उनका फोकस एक्सपांड करके वो 400 रूट्स की तरफ जाने वाले हैं। लेकिन हम हालांकि ये कोई गारंटी नहीं दे सकते कि वो बाद में कमर्शियल बिजनेस में भी एंटर करेंगे या नहीं करेंगे। अगर वो कर रहे हैं तो उसके प्रति आपको हमेशा विजिलेंट रहना पड़ेगा। फिर आते हैं अगले सेक्टर की तरफ, जो है ज्वेलरी सेक्टर। और उसमें बहुत सारे नाम आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि टाइटन हो गया, कल्याण हो गया, PC ज्वेलर्स, PN गाड़ीगेर, एंड ये लिस्ट बहुत बड़ी लंबी है, बहुत सारे प्लेयर्स हैं इसमें। लेकिन इसमें भी एक नया दिग्गज प्लेयर एंट्री ले रहा है, और वो और कोई नहीं बल्कि अगेन वही बिरला ग्रुप की कंपनी, जिसका नाम है इंद्रिया। ये इंद्रिया नाम का ब्रांड उन्होंने शुरुआत किया था 5000 करोड़ 2024 में ही उन्होंने मार्केट में एंट्री कर ली थी। और वो उनका कहना है कि ये जो ज्वेलरी का बिजनेस जो है वो इंडिया में अपकमिंग फ्यू ईयर्स में $6.7 ट्रिलियन के आसपास पहुंचने वाला है। अगर वो $6.7 ट्रिलियन के पास जा रहा है तो उनको लगता है कि उनकी कंपनी भी अगर इसमें उतरेगी तो उनको भी अच्छा खासा मार्केट शेयर कैप्चर करके एक गुड अमाउंट एंड चंक ऑफ बिजनेस मिल सकता है। तो इस अपॉर्चुनिटी को वो ग्रैब करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने एक नया ब्रांड लॉन्च किया है इंद्रिया नाम का, विद द कैपेक्स ऑफ 5000 करोड़। तो अगर आप ज्वेलरी सेगमेंट में अगर इन्वेस्टेड हो तो आपको इसकी तरफ भी फोकस बनाए रखना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं हम आखिरी सेक्टर की तरफ, जिसका नाम है सेमीकंडक्टर। अगर हम सेमीकंडक्टर के बारे में देखना चाहे तो ऐसा कोई स्पेसिफिक इंडस्ट्री इंडिया में है नहीं फिलहाल जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में फोकस्ड है। और इसी चीज़ को देखते हुए AC रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्री में काम करने वाली एक कंपनी अंबर एंटरप्राइज, इन्होंने जॉइंट वेंचर करके सेमीकंडक्टर में उन्होंने धावा बोल दिया है, जहाँ पे वो इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स एंड उसकी चीज़ें जो भी रिलेटेड है उस डिमांड को वो फुलफिल करने की कोशिश करने वाले हैं। तो इसी बीच फिर दूसरी इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की दिग्गज कंपनी डिक्सॉन टेक्नोलॉजी और CG पावर, इन्होंने भी इस सेक्टर को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने भी एंट्री करने की घोषणा की थी। हालांकि CG पावर ने तो बहुत बड़े स्केल पे एंट्री करने की घोषणा की थी, जिसका उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट गुजरात में ऑलरेडी सेटअप करने को देखने को मिल रहा है, विद द इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 7600 करोड़। और वो बोल रहे हैं कि आने वाले कुछ सालों में वो सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में बहुत बड़े स्केल पे करेंगे। और जैसे कि मैंने कहा था, दूसरी कंपनी डिक्सॉन टेक्नोलॉजी, उन्होंने तो लगभग 3 बिलियन डिस्प्ले फैब्रिकेशन फैसिलिटी इंडिया में सेटअप की है। और यही नहीं, वो आगे जाके सेमीकंडक्टर मेक इन इंडिया के अंडर जो इनिशिएटिव है उन्होंने लिया है, और उसके अंडर वो सेमीकंडक्टर बनाने की कोशिश करने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले ही इंट्रोडक्शन में कहा था कि आपको हमेशा जानना है कि आपका कॉम्पिटिटर कौन है। आप इसको KYC के फॉर्मूला से सेट करके रख सकते हो, जो कि होता है नो योर कॉम्पिटिटर। आपको हमेशा आपके कॉम्पिटिटर की जानकारी होनी चाहिए, ताकि आप मार्केट में लॉन्ग टर्म में बनाए रहे और फिर अच्छा खासा पैसा बना सके। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। चलो तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।